प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त कराची में जो हो रहा है ये गैर मुतवक्के नहीं है। बहुत दिन से कहा जा रहा था कि अगर कराची में बारिश होगी, और मानसून के हवाले से तो ये पेशगोई की गई थी कि कराची में बारिश होगी तो आधा शहर डूब जाएगा क्योंकि नदी नालों की सफाई नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरह हुआ है। पेशगोई के ऐन मुताबिक जब बारिश हुई अब से चंद घंटे पहले, तो कराची हमें डूबा हुआ नज़र आ रहा है। शारे फैसल बिल्कुल जाम हो चुकी है, सड़कों पर पानी खड़ा हो चुका है, ट्रैफिक बिल्कुल जाम है मुख्तलिफ शाहरों पर कराची की, और इसके साथ साथ आधे शहर में बिजली गायब है। अब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा तो असद उमर साहब ने किया था, यकीन दहानियाँ भी कराई गई थी कि इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कराई गई थी। ये बारिश ना होती, यानी इस बारिश से पहले भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। गैर एलानिया लोड शेडिंग तो फिर भी हो रही थी, अब बारिश ने जो कसर रह गई थी वो भी निकाल दी, और इस वक्त जो कराची है वो बिजली से महरूम हुआ पड़ा है। अब ये क्यों हुआ? ये किसकी लड़ाई थी? ये नालों की सफाई किसने करनी थी? वो मुहिम जो चलाई गई माजी में भी वो नाकाम हुई, जो अब कोशिश की गई अगर की गई तो वो क्यों नाकाम हो गई, और अब कितने दिन तक ये जो बारिश है इसका अजाब कराची भुगतेगा? इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इसी से प्रोग्राम शुरू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर दोस्त शमीम नकवी साहब होंगे, शैला रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी, और मकबूल जान साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन एक जायज़ा लेने के लिए कि इस वक्त कराची की सड़कों पर क्या हो रहा है, शारे फैसल पर क्या हो रहा है, इब्राहिम रिंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। इब्राहिम रिंद साहब ज़रा दिखाइएगा और बताइएगा इस वक्त सड़कों पर हो क्या रहा है, और मुझे ये बता दीजिएगा क्या ये गैर मुतवक्के है? बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तवक्को से ज़्यादा हो गई, इसलिए ये मंज़र है? नालों की सफाई नहीं हो पाई थी इसलिए ये मंज़र है? ये क्यों इस वक्त कराची इस वक्त पूरा जाम हुआ है? जी देखें, ये हुक्मरानों पर सवालिया निशान है कि चंद घंटे की बारिश ने पूरे कराची की आवाम को शदीद परेशान कर रखा है। पर महकमा मौसमियात की जानिब से चंद हफ्ते कबल ही कहा गया था कि नदी नालों की सफाई की जाए, बारिशें होंगी, जिस पर जो वज़ीर बल्दियात हैं मेयर कराची है उन्होंने दिखावे के लिए सिर्फ नालों की सफाई की थी, चंद गाड़ियाँ लगाकर। उसके बाद जो पैसे मिले थे मुबैना तौर पर वो कहाँ गए कुछ पता नहीं है। इसी वजह से अब जो 2 घंटे की मुसलसल बारिश है वो पूरे कराची की आवाम शदीद मुतासर हो चुके हैं। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये मेन शराय फैसल का रोड है। आप देख सकते हैं कि ड्रिग रोड से आने वाला, एयरपोर्ट से आने वाला, गुलशन इकबाल से आने वाला जो रोड है, जो कि शराय फैसल से होता हुआ सदर और मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है, मुख्तलिफ शराहों को कट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी किस तरह है, बिल्कुल स्लो लोग आ रहे हैं, और बाइक सवार जो है वो फुटपाथ पर, आप देख सकते हैं मनाजिर पे के फुटपाथ पर आ रहे हैं। तो ये शराय फैसल है जो कि सबसे बड़ा रोड है, मरकजी शाहराह है, कराची का सबसे बड़ा रोड है। यहाँ तो ये हालात है, तो आप छोटी गली और महलों का अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं। और कराची के मुख्तलिफ जो है दर्जनों छोटे बड़े नदी नाले हैं, वहाँ की सूरत हाल भी इंतहाई गंभीर हो चुकी है। ये तो सदर से इब्राहिम साहब कदर जगह पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर फिर भी पानी कम है, अगरचे ट्रैफिक बिल्कुल यहाँ मुअत्तल हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं अपने ही 6 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में देख रहा था, उस जगह पर हमारी रिपोर्टर्स मौजूद थी जहाँ पर घुटनों तक पानी खड़ा है या उससे भी ज़्यादा, और गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। तो कई इलाकों में तो इससे भी बुरी सूरत हाल है जो आप दिखा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कुछ मनाजिर दिखाए हैं वहाँ से, और सूरत हाल बताइए। अब अगर हम अपना कैमरा उठाकर उन जगहों पर निकल जाएं कि जहाँ पर नाले हैं, और वो नाले बरसाती नाले जो हैं जिनकी सफाई नहीं हुई थी, और वहाँ से कचरा जब उबल कर बाहर सड़कों पर आ जाएगा, और वहाँ पर खुदा न खास्ता माजी में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि अगर नाले के पानी की सतह और सड़क की सतह बराबर हो जाती है तो गाड़ी जो है वो भटक कर नाले में जा गिरती है, और ऐसे हादसा कराची शहर में पेश आ चुके हैं, और अल्लाह महफूज रखे। और आज ये वाक़या भी पेश आया कि एक और जगह पर खंबा बिजली का गिर गया, जो कि पिछले सालों में भी वाक़यात पेश आ चुके हैं। अब इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? मैं शैला साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके ख्याल में ये वो जो पेश गोई की गई थी कि नाले अगर साफ ना हुए तो इस तरह के मनाजिर देखने में आएंगे, वो नालों की सफाई हो पाई थी या उसका इम्पैक्ट भी है जिसकी वजह से इस वक्त पानी खड़ा है सड़कों पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और जो देखा गया था पहली बारिश से पहले तो कुछ काम होता नज़र आया था, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत कम कोविड मेरा पॉजिटिव था, 3 दिन पहले ही नेगेटिव आया, मैं नहीं निकल रही हूँ इतना। लेकिन क्या ये काम एमपीएस का है? क्या लाहौर जो डूबा तो एमपीएस की गलती थी? क्या केपी में जो गाड़ियाँ डूबी फिर रही थी वो एमपीएस की गलती थी? ये काम लोकल बॉडीज़ का है। और 6 में से 4 ZMCs जो हैं वो पीटीआई और एमक्यूएम के पास हैं। इनको स्पेशल फंड्स दिए गए इसके लिए, और इनसे पूछें
कि जी। ये क्या सूरत हाल है। बताएं जी। हाँ, ये बात मैं ज़रूर ये- कहूँगी हाँ। कि 2 से 3 घंटे में बहुत बारिश ज़रूर हुई है, जी। बहुत ज़्यादा बारिश। जी नकवी साहब, आपकी तो जिम्मेदारी उतरते थी या उतरते भी लोकल? पानी टाइम लगता है। जी फिरदौस नकवी साहब। देखिए जी, 2-3 चीज़ें हैं। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, सीवरेज जहां डाली जाएगी उसकी जिम्मेदारी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की है। अगर गटर का पानी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? स्टॉर्म वाटर सिस्टम की जिम्मेदारी जो है वो केएमसी की है और डिस्ट्रिक्ट को दी गई है या नहीं गई। हर नाला जो है वो स्पेसिफाइड है इस शहर में कि ये डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है और ये आता है केएमसी के अंडर। स्टॉर्म वाटर के अंदर किसी ने अगर कूड़ा डाला वो किसकी जिम्मेदारी है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। जी ये कराची वाटर सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ये इमरान खान के नीचे काम करती है, आपको पता नहीं है? वजीर आजम डायरेक्ट देखते हैं। 18वीं तरमीम तो कोई चीज ही नहीं है। इससे कि जो कुछ होता है वो सब वजीर आजम कराते हैं। यहाँ वजीर आजम ने आके कूड़ा डाल दिया इन नालों में, इसलिए ये नाले ये बंद जरा हो गए। बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत को तो कुछ नहीं करना, उन्हें तो सॉलिड वेस्ट सिंध मैनेजमेंट हुकूमत बोर्ड को तो सिर्फ एक काम करना है। किसके मातहत है? सिर्फ- जरा नहीं नकवी साहब नहीं, ये सिंध बता दीजिए। हुकूमत का सिर्फ एक काम है जी। सिंध सॉलिड वेस्ट क्या मैनेजमेंट बता दूं? बोर्ड, सिंध ये किसके मातहत है जी? जी जी, मैं ये भी मेरे ख्याल से इमरान खान के पास होगा। चलें ये शैला जैसे कि साहब हर चीज सिंध में जो खराब होती है वो इमरान खान करता है और जी। जो सही करता है वो बिलावल। मैं ये जबान मैं भी बोल सकती हूँ, ये जबान मैं भी बोल सकती हूँ। आप जब इलेक्शन लड़के आती हैं ये जबान मैं भी तो बोल आप सकती होती हूँ। हैं इलेक्टेड और वो जो शख्स 5 जगह से इलेक्ट होके आता है वो होता है सिलेक्टेड। इसलिए वो इसमें लड़े आपकी होते अकल का तो बात फुकदान थी। है, मेरा तो कोई जिस कसूर हल्के नहीं में है। आप बैठे हैं, जिस हल्के में आप बैठे हैं, इधर का एनए का इलेक्शन उसी लड़े हल्के थे, में कभी आए आपको इधर? पड़े जितने वोट उससे सबसे 4 ज्यादा गुना यहाँ की ज्यादा वोट कच्ची पड़े उस आबादियों आदमी में। को। आप तो बोले ही ना, आपको पड़े मुझसे भी कम वोट। मैं एमपीए का मैं था। बोलूं या ना आप बोलूं, मैं अपने 12,000 हल्के में वोट को मौजूद 94,000 हूं। वोट से मैं क्या बोलूं मुकाबला या ना करेंगी? बोलूं, मैं अपने हल्के में मौजूद हूं। मैं सामने वाले पे हमला इखलाक से गिर के नहीं करती। आप अच्छा, दें तो दलील दें। आप ये अच्छा बताएं। चलें ये अल्फाज जो बिलावल साहब के लिए या लीडरशिप के लिए आपने इस्तेमाल किए, उसके वैसे उसको मैं अगर अखलाक के अंदर नहीं लाता। मैं सर एक ब्रेक ले लेता हूँ। नहीं छूटेगा। सर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। मैं दरख्वास्त फिरदौस नकवी साहब से कि अगर वो अल्फाज जो उन्होंने बिलावल साहब के लिए इस्तेमाल किए वापस ले लें। ये मेरी गुजारिश होगी, उनसे दरख्वास्त होगी ताकि हम संजीदा मौजू पर संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर सकें। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं शहरा साहब छोटा सा एक जवाब दीजिएगा छोटा सा सवाल का, फिर मैं औरिया साहब के पास आता हूँ। सिर्फ ये बता दें कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किसके मातहत काम करता है? अच्छा, पहले मैं यही बता रही थी, जब तक डीएमसीज रेजोल्यूशन न पास करें कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है उसे पूरा नहीं कर सकते और हमारे काम को यानी कचरा उठाने को किसी चीज़ को फलां इदारे को दिया जाए, थर्ड पार्टी की जाए, उस वक्त तक सूबाई हुकूमत उनका कोई इख्तियार नहीं ले सकती। तो इन ZMCs ने जहां सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, इन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके सिंध हुकूमत को अपना ये इख्तियार दिया है। जब ये बोलते हैं तो इनको कहा जाता है कि आप ये वापस ले लें और खुद उठाएं। ये नहीं बताते ये बात, दूसरों को है ना गलत नाम रख सकते हैं। भाई वजीर आजम के तो इतने नाम हैं और उनकी इतनी बातें हैं कि उनसे किसी और को झूठ करवाने की जरूरत नहीं होती, उनका क्लिप चला दिया जाता है। तो बेहतर यह है कि अगर आप मुअज़्ज़िज़ हैं या अपने आप को मुअज़्ज़िज़ कहलवाते हैं तो दलील से बात करें। नहीं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे। दलीलें मैं भी दे सकती हूँ और अगर इखलाक से नीचे गिरे तो मैं भी बता सकती हूँ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वजीर आला के मातहत काम करता है। बता दिया। अच्छा ठीक है, चलें, आपने बता दिया कि वो वजीर आला के मातहत काम करता है। जी तो मैं फिर इसमें अगर इजाजत औरिया हो, साहब, बिफोर आप औरिया साहब के पास जाएं, जी मैं जी, एक कह बात दीजिए। ऐड करना चाहूंगा जहाँ जी सर, जी सर। पहले ये पूछिए, ये ZMCs, DMCs, KMC
क्या अपना टैक्स खुद रेज करते हैं क्या, या सूबा सिंध इनको पैसे देता है? और अगर सूबा सिंध पैसे देता है इनको, तो कितने पैसे देता है? क्या वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक देता है कि उन्हीं ने ये तखमीना लगाया था कि इस शहर को सही चलाने के लिए हमें इतने अरब रुपए चाहिए और ये उससे ज़्यादा देते हैं, कितने कम देते हैं ये भी बता दें। इससे कि प्रॉपर्टी टैक्स ये जमा करते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स ये जमा करते हैं, एडवर्टाइजिंग टैक्स ये जमा करते हैं। ये डीएमसी कौन सा टैक्स जमा करती है, या केएमसी के पास कौन से टैक्सेशन के इख्तियारात इन्हीं ने 2013 के कानून में छोड़ दिए हैं? जब आपको, अगर आपके चाहें कि रोज आपके घर में दावत हो और आप अपनी बेगम के हाथ में से 5,000 रुपए पकड़ा दें, तो बेगम रोज दावत कैसे करेगी? मुमकिन नहीं है। तो ये इस किस्म की बातें करके लोगों को जो है फिर कहते हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं या गुमराह करते हैं। जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहे कर ले। अब आप औरिया साहब के पास चले जाए। जी बिल्कुल सही। अच्छा औरिया साहब, एक तो मैं आपको ये इस वक्त जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बारिश से पहले के मनाजिर हैं और आपको ये आप देख सकते हैं कि नालों में जितना कचरा फेंका गया है, ये तो सिर्फ रूटीन का जो पानी है उसको सहार ले तो बड़ी बात है, बारिश को कैसे अफोर्ड करेगा? और वही हुआ कि इन नालों में एक पर जब बारिश के पानी का बोझ पड़ा तो ये सब उबल कर कचरा भी बाहर आ जाता है और सड़कें भी पानी से भर जाती हैं। तो ये तो होना ही था जो इस वक्त कराची के साथ हुआ है। और यह साहब, कौन इसका जिम्मेदार है? देखें, पहली बात मैं आपको अर्ज करूं कि दुनिया के अंदर कराची साइज के 10 शहर होंगे ज्यादातर, सब बड़े बड़े। न्यूयॉर्क है, बॉम्बे है, ठीक, टोक्यो है, पेरिस है, लंदन है, इस तरह के 8-10 शहर है ना। इन 8-10 शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन उठा लें, मुझे कोई एक शहर बता दें जहां कूड़ा उठाने वाला कोई और हो, नाला सफाई करने वाला कोई और हो, नीचे पानी की जिम्मेदारी जो है मलकियत किसी और की हो, ऊपर पानी के बहाने की जिम्मेदारी किसी और की हो। यार आपने तमाशा बना दिया पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को। 2 करोड़ लोग रहते हैं उस शहर के अंदर। सत्यानाश। मैं 1972 में पहली दफा जब कराची गया था, और आप सोच सकते हैं कि लाहौर का आदमी जब कराची जाता था उसको ऐसे लगता था न्यूयॉर्क में आ गया है। उसको ऐसा लगता था कि पूरे पता नहीं किस जगह पे आ गया, क्या शहर था वो। फिर मैं 24 साल बलूचिस्तान में रहा हूं। बलूचिस्तान वालों की सबसे बेहतरीन जगह रहायश की जो थी वो कराची होती थी, इसी ड्रिग रोड के ऊपर, जिसको 18 फैसल कहते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका ऐसे लगता था कि पता नहीं किस बस्ती के रहने वाले हैं हम। पहली बात तो ये है कि आपने अपनी छीना झपटी के अंदर, अब मैं हैरान होता हूं कि कराची वाटर उसका सीवरेज बोर्ड जो है, वाटर सीवरेज बोर्ड, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, एमपीए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मेयर एडमिनिस्ट्रेशन, चेयरमैन, ये इकट्ठे कहां होते हैं? मैंने उम्र गुजारी है इन लोगों के अंदर। मसला सारा यह है कि आप ये लड़ लें इधर दोनों बैठ के, और 2 करोड़ लोग आपकी जान को रोते हैं कि ओ भाई तुम कर क्या रहे हो। कोई एक शहर, शैला रजा साहब बैठी हैं, फिरदौस नकवी साहब भी बैठे हैं, कोई एक शहर मुझे दुनिया का बताएं जहां इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती हो जो इतना बड़ा हो। हाँ, जिसके बारे में यही पता नहीं चलता कि ओनरशिप किसकी है, इसकी ओनरशिप किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि आपको कराची के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। कोई कराची को वहां से आके काम कर रहा हो, यहां से आके काम कर रहा हो, उधर से काम कर रहा हो, कराची को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि कराची को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, तो ये दुनिया की सबसे उलट कहानी है। सबसे उलट कहानी है। दुनिया के अंदर जो लोग माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, खा वो लंदन में जाके करें, खा वो पेरिस में जाके करें, वो उस मुल्क के, उस शहर के मौसन होते हैं। सही है। लेकिन कमाल की बात है, हम कहते हैं नहीं। और एक इतराज पता क्या होता है, सबसे बड़ा इतराज पता क्या होता है, और जी कराची से तो मुखलिस को नहीं, मरते जाएं सियालकोट में जाकर दफन होते हैं, मरते जाएं वहां पिशावर में जाकर दफन होते हैं। ओ भाई वो 2 गज जमीन तुमने दी हुई नहीं है उनको। मसला सारा ये है। सही है। अच्छा, लेकिन मसला ये है शाह साहब कि ओनरशिप किसकी है, और ये डिबेट इसलिए भी जन्म देती है कि जिसके पास इख्तियार है उसके पास कराची से उसके पास सीटें बराए नाम रहती हैं। कभी 2 सीटें आ गई, कभी 3 सीटें आ गई। अब एक पार्टी शायद ये सोचती हो, कुछ लोगों का ख्याल है कि जब कराची मुझे वोट नहीं दे रहा तो मैं वहां जाके क्यों ना इन्वेस्ट करूं या वहां जाके काम क्यों ना करूं जहां से मुझे वोट मिलते हैं। वो अलग बहस है वैसे कि वहां पर भी उतना काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। लाड़काना का भी यही हाल है जो कराची का, या शायद इससे भी बुरा होगा। क्या मसला क्या है आपके ख्याल में?
देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो बहरहाल जहन में रहनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी को कराची के लोग वोट क्यों नहीं देते, ये पहला सवाल है। कराची को पीपल्स पार्टी अब तक अटैक क्यों नहीं कर सकी? बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, उनका मिजाज कराची के लोगों से मिलता नहीं है। कराची के बारे में आप 100 किस्म की बातें कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो दहशत गर्दों के हाथ में यरगमाल बने रहे, अल्ताफ़ हुसैन ने उन्हें बरसों तक यरगमाल बनाए रखा। ये भी आप कह सकते हैं कि अभी तक वो पुरानी जन्मभूमि को भूले नहीं हैं कुछ। लेकिन एक बात तो है कि वो महज़ब लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। उनका जो एक दौर में तो बाकायदा कराची को पूरा मुल्क आइडलाइज़ करता था, कराची के लोगों को, उनकी सकाफ़त को, उनके रहन सहन को। एक तो वजह यह है बुनियादी। दूसरी वजह यह है कि ओनरशिप पीपल्स पार्टी की किसी हुकूमत ने क्यों नहीं ली। यानी 1970 में पहली हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की वहाँ, लेकिन ओनरशिप कराची की नहीं थी। उसके बाद 88 में बनी। उसके बाद ये तो 12 साल से मुसलसल चल आ रही है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो सवाल है कि जनाब कौन ये काम करेगा, औरिया साहब बता चुके हैं कि बड़े शहरों, जो बड़े शहर होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, उनकी ओनरशिप हुकूमत को लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि जी उन्होंने बल्दियाती एक निज़ाम बना दिया और उसको इख्तियारात नहीं दिए। जो आइन का 240 और 241 आर्टिकल है, उसके तहत तो तमाम मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो रोना रोते हैं कि हमारे पास है नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा जो मसला है वो सिर्फ कराची का नहीं है या सिंध गवर्नमेंट का नहीं है, सारे पाकिस्तान का है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, जो रियासत है, उसने हाथ उठा लिया है, उसकी गिरफ्त ख़त्म हो चुकी है। ये सिर्फ नदी नालों का मामला नहीं है, ये कोरोना ने एक्सपोज कर दिया हमारी गवर्नेंस को। कि मसलन एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक पहले हम स्टोरी चला चुके हैं आगा खान अस्पताल की कि 10 दिन का एक पेशेंट का बिल 17 लाख का था जी। अभी मैं उसामा शम्स साहब के वालिद फौत हुए, उनकी फातिहा खानी के लिए गया था। आगा खान का तो अस्पताल का नाम बड़ा है। पेशावर के एक अस्पताल में 12 उनके वालिद का 12 दिन का बिल 27 लाख रुपए बनाया है, 27 लाख रुपए। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वो डॉक्टर जो पहन के आता है किट, वो लिबास पहन के आता है मखसूस किस्म का, वो पेशेंट ने खरीद दिया। 15 नहीं, वो दिलचस्प सिर्फ पेशेंट नहीं, 1500 उसकी कीमत है। वो एक लिबास पहन के आता है, 10, 12, 15 मरीज़ों को विज़िट करता है। हर मरीज़ से 2700 रुपया पर विज़िट। अगर वो 4 दफ़ा है, 4 दफ़ा 2700 रुपया पर विज़िट उससे चार्ज किया जा रहा है। गवर्नमेंट महकमा सेहत कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। भाई प्राइवेट अस्पताल अगर आगा खान अस्पताल बन गया है या शौकत खाना बन गया है या कोई प्राइवेट, इसका मतलब है कि वो मतलब है वो रियासत से मावरा लोग हैं, हुकूमत से मावरा लोग हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो चार्ज 12 लाख के 27 लाख रुपया जो है जनाब 12 दिन का वो चार्ज कर रहे हैं। यही हाल है यहाँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट है, वज़ीर आला है, उसके पास इख्तियार हैं, अगर वो KMC नहीं कर रही तो उसको डिज़ाल्व करें। जो बोर्ड नहीं कर रहा उसको डिज़ाल्व करें। ये इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। काम करना नहीं है, टके का काम किसी ने करना नहीं है। इल्ज़ाम लगाया जाना है कि ये तो उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। भाई अवाम जो हैं, आम आदमी से पूछें, वो इमरान खान को हुक्मरान समझते हैं, वो मुराद अली शाह को हुक्मरान समझते हैं, वो जनाब बुज़दार साहब को समझते हैं, वो किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नहीं जानते, वो किसी वाटर बोर्ड को नहीं जानते। वो गवर्नमेंट जिसको समझते हैं उसी से मुतालबा करते हैं, उसी से तवक्को करते हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और ये साहब के शाह साहब की राय यह है कि जो जिम्मेदार है उसकी बहरहाल जिम्मेदारी है उन लोगों से पूछना भी कि जिनको आप जिम्मेदार समझते हैं। अच्छा, मैं सारी बातों का जवाब देती हूँ। उम्मीद है बीच में नहीं अब आप इंटरप्ट करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। 2019 और 20 में 315 जो जारी स्कीम्स थी उसमें से 93 स्कीम्स कराची की हैं। 34.7 बिलियन जिनके लिए मुख्तस इस साल भी किए गए हैं।
ठीक है, जारी स्कीम्स में भी सबसे ज्यादा कराची की हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई और इसके अलावा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का मेगा प्रोजेक्ट भी जो है, कराची वाटर एंड सेवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक के साथ है। इस पे भी इस साल 3.4 बिलियन रुपए जो हैं ये हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे चेस्ट पेन यूनिट्स हो, NICVD हो, SIUT हो, इंडस हो, इन सब का जो बजट है वो बाकायदा से हमारा सेहत का बजट सबसे ज्यादा होता है, और जो गवर्नमेंट जो ये हॉस्पिटल्स हैं इनको भी देते हैं। चाहे साइबर नाइफ हो, चेस्ट पेन यूनिट्स हो, ये सब इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। यूनिवर्सिटीज जो है, सिर्फ एक कराची यूनिवर्सिटी थी, लेकिन लियारी में भी मेडिकल कॉलेज और दूसरी जर्नल यूनिवर्सिटी दी गई, और बड़े अरसे जो हैं MQM के गवर्नर जो थे वो चांसलर रहे, लेकिन ना SM लॉ कॉलेज, ना सिंध मदरसतुल इस्लाम, ना कॉमिक्स कॉलेज, इन सबको हमारे ज़माने में मदरसे के वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड सेक्टर पे जितना काम हमारे ज़माने में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये देखा जा सकता है। अब हम तामीराती काम के जायजे की तख्ती नहीं लगा, चले मैंने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन शैला साहबा ये ठीक है। दूसरी बात ये पहली जो बात है उसमें से एक सवाल ले लेना छोटा सा। 30 बिलियन मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता, फिर आप उसके साथ ही मिला लीजिए। मेरा सवाल ये था कि जब आप ये दावा करते हैं कि कराची की 93 मुहिम्मात चल रही हैं, और फिर ये दावा करेंगे जी इतने अरब रुपए का सीवरेज का प्रॉब्लम है, लेकिन मनाजिर ये हों जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और नाले इस तरह से भरे हों जिस तरह से अभी हम आपको दिखा रहे थे कि कचरे के वहां पर ढेर लगे हैं, और आप ये कह रहे हो कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट, तो फिर लोग डाउट करते हैं कि जो मुहिम्में हैं ये सिर्फ कागजों में हैं, क्योंकि ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। ये लोग इसको बिलीव नहीं करते, लोग सफर करते हैं। अगर इजाजत दें, ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि ड्यूरिंग बारिश, एक मिनट, आप ये देखेंगे कि हाँ ठीक है, जब तक बारिश हो रही है, जब तक पानी है, लेकिन कल तक डिफरेंट मंजर होगा। और मैं ये समझती हूँ कि हमने जो काम किया है वो नजर आता है, चाहे आप हॉस्पिटल्स में जाएं, चाहे कहीं जाएं, क्योंकि अगर पंजाब से और मुख्तलिफ जगह से लोग साइबर नाइफ के लिए आ रहे हैं, अगर गंबट में जाकर वो किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो ये सारा नजर आ रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, अभी हेल्थ पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, इस पर तो हम अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये दावा करेंगे ना, कराची की बात की ना, तो मैंने कराची के प्रोजेक्ट आपको, मुझे खुशी जब होती जब पूरे हफ्ते में पेशावर और लाहौर के भी मनाजिर पे अगर आप प्रोग्राम करते, चले अच्छा है। जी, मैं तो लाहौर का शहरी हूँ, मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, और कराची का भी उतना ही शहरी हूँ, क्योंकि कराची में आता रहता हूँ। एक बात और मुझे पूछनी थी, और मुझे एक बात और पूछनी थी, मैं प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, एक बात और पूछनी थी। पूछिए। अगर आपको 229 बिलियन रुपए कम मिलेंगे, तो फिर नीचे आप अपने जो मुख्तलिफ शोबे हैं जी चले, इसका जवाब तो नकवी साहब देंगे कि जी कैसे ये 229 बिलियन रुपए क्यों कम मिले हैं। वो अलग बात है कि पंजाब को भी कम मिले हैं, या ओवरऑल जो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, या ओवरऑल जो इनकम रही है वो। अच्छा नकवी साहब, ये जरा बताए ना कि इतनी मुहिम्मात चल रही हैं, और वो कह रही हैं कि जो हम काम करते हैं वो ग्राउंड पर नजर आता है, दावा है शैला साहबा का, आप क्या कहना चाह रहे थे इस पे? जी मैं कराची शहर में पानी 1000 मिलियन गैलन डेली चाहिए। कराची शहर को पानी कितना मिलता है? 450 मिलियन गैलन। जी। कराची सीवरेज जो है वो 600 मिलियन गैलन सीवरेज रोजाना जनरेट करता है। कितना ट्रीट होता है? 25 मिलियन गैलन। 575 मिलियन गैलन समंदर में बगैर ट्रीटमेंट के डाल दिया जाता है। कराची शहर की बस की जरूरियात 22,000 है, और उसके बाद जो है वो बसें शहर में चल रही कितनी है? 4,700। कराची शहर में कूड़ा 14,000 टन रोजाना जनरेट होता है। ये उठाता कितने कूड़ा है? 5,500 टन कूड़ा उठाते हैं। कराची के दिल के जब लोगों को दिल का मर्ज लग जाता है तो उसका ये इलाज मुफ्त करा देते हैं। भैया पहले ये 4 सही कर दो, दिल के मरीज वैसे ही कम हो जाएंगे। अगर साफ पानी दोगे पेट की बीमारियां कम हो जाएंगी। अगर आप ये देखें, ये वो सूबा है जो थर के 17 लाख की आबादी में बच्चों की अमवात नहीं रोक सका भूख की वजह से। इधर ये वो सूबा है जिसमें पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसमें लिटरेसी रेट कम हुआ है बढ़ने के बजाय। मैं अगर वो शुरू करूं कराची ही के मसाइल के ऊपर शुरू करता रहूं, तो ये बताइए कि अगर 12 साल से हुकूमत करते हुए 2004 की S3 की स्कीम है, 8 अरब की स्कीम थी, आज 36 अरब की हो गई, डिले होके।
पानी का इन्हीं 2016 में ठेका दिया था कि 2018 में का पानी आएगा। 2 साल से बंद है वो पानी की स्कीम। उसके लिए भी दे बताइए कितने पैसे मख्तस किए हैं। इनके एक वजीर नासिर हुसैन शाह ने 10,000 बसों का वादा किया था आज से 10 साल पहले। उसके बाद आज वजीर आया है अवैध शाह, उसने पिछले साल 2,000 बसों का वादा किया, एक बस नहीं आई। ना वो 10,000 आई ना ये 2,000 आई। आप इस शहर के अंदर न सीवरेज का निजाम स्टॉर्म वाटर से सेपरेट नहीं है। जहां तक मेरे दोस्त बात कर रहे थे, देखिए दुनिया भर में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की हुकूमत, लंदन मेट्रोपॉलिटन सिटी का मेयर बाइख्तियार मेयर है, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का मेयर बाइख्तियार मेयर है, हर चीज आती है। इस शहर कराची को बर्बाद किसने किए हुए? आपने फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है, सिंध गवर्नमेंट का कंट्रोल है, एमडीए का कंट्रोल है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कंट्रोल है, केडीए का कंट्रोल है, केएमसी का कंट्रोल है। 17 लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं। कौन लड़ रहे? मैं हम आवाज उठा रहे, बाकी चीजें जो है। देखिए सारी बात यह है कि ये कहना कि इस शहर के अंदर जो है ये तरक्याती काम क्यों नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि ये शहर वो है जो पाकिस्तान की टोटल रेवेन्यू का 58% कलेक्ट करता है, पाकिस्तान की 30% जनरेट करता है टैक्स, और सिंध गवर्नमेंट की 95% रेवेन्यू इस शहर से जनरेट होती है। ये ज्यादती होती है इस शहर के साथ, चाहे वो मरकज करे चाहे वो सूबाई हुकूमत करे। मरकज करता है तो हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं, चाहे वो हमारी हुकूमत हो। हमने इस शहर के लिए आवाज उठानी है और उठाते सर, रहेंगे। प्रॉब्लम इसीलिए ये मैं है कि आप आवाज उठा रहे हैं। लोग जब उकता गए थे पीपल्स पार्टी से या बाकी जमातों से, तो इस मर्तबा उन्होंने ये सोचा था कि चलिए हम कोई 22-24 सीटें एमपी की दे देते हैं, 14 सीटें जो हैं वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी जी मैं इसका भी जवाब मैं इसका तो आप पर एतमाद कर लिया ना सर, जवाब दीजिए इसका जी इस जवाब इसका भी जवाब। इस शहर एक कराची के मसाइल और वसाइल में इतना गैप आ चुका है कि जब तक मरकज, सूबे और बल्दियाती निजाम एक जमात के पास नहीं देंगे, उस वक्त तक ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा। सही है। कभी सूबाई हुकूमत डाल देगी मरकज पे और केएमसी वाले डाल देंगे सूबाई हुकूमत पे, और वो दोनों मिलकर डाल देंगे मरकज के सर चलें, ये तो दिलचस्प बात हो गई। इस पर या फेडरल गवर्नमेंट ले ले अपने कंट्रोल में, या अवाम जो है एक पार्टी को तीनों जगह लाए। और यह साहब जो है ना वो इस पर जरूर कमेंट करना चाहेंगे। ये तो दिलचस्प सूरत हाल हो गई कि आपने लोगों से कि आपने हमें जो 34 सीटें दी हैं इसका कोई फायदा नहीं है, आप हमसे कोई तवक्को मत रखें। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो अभी मुख्तलिफ फैक्ट्स बता रहे थे कि 14,000 टन कचरा पैदा होता है, 5,000 टन जाता है। एक जो पानी की बात है कि जी 1,000 गैलन पानी चाहिए जो है वो अगर पानी कराची को, तो आधा सप्लाई किया जा रहा है, आधा नहीं मिल रहा, कराची को पूरा मिल रहा है। वो अलग बात है, हुकूमत जो है वो आधा देती है और बाकी उनको कंटेनर्स के जरिए लेना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि पानी कम नहीं है, सिर्फ माफियाज हैं जो उसी पानी को चोरी करके उन्हीं लोगों को बेचते हैं जो उन्हें फ्री मिलना चाहिए। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद हो रही है साहब। आप कराची के किसी हिस्से में चले जाएं, आप चाहे इस्लाम एरिया में चले जाएं, बल्दिया टाउन औरंगी में चले जाएं, या आप कहीं यहाँ पोश एरियाज में आ जाएं, गुलशन में आ जाएं, किसी और जगह पर चले जाएं, आपको हर जगह पर टैंकर खरीद के तकरीबन इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको दस्तयाब ना हो, पानी हर एक के घर में आता है, लेकिन वो अलग बात कि हुकूमत नहीं दे पाती, वो खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है, और हुकूमत ने जो देना वो आने से पहले कहीं और से चोरी हो जाता है। तो ये तो मिसमैनेजमेंट हुई या करप्शन हुई परले दर्जे की। और दूसरी बात आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो फिरदौस नकवी साहब ने कहा कि आजा चलें, मैं इस पर आप अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा, लेकिन औरिया साहब जो अभी नकवी साहब ने कहा कि हमारे पास हम तो इख्तियार नहीं है, हमें सीटें मिल भी गई तो इख्तियार तो सूबाई हुकूमत के पास है, तो फिर उन लोगों को ये जवाब देना काफ़ी होगा कि जनाब आपने हमें वोट दिए, हमारे पास पूरा इख्तियार नहीं आ सका, कम वोट दिए, कम सीटें दी हमें। देखिए मसला समझ है कि पाकिस्तान के जो पूरे के पूरे इस वक्त खराबी है, उसका इनहेरिट मसला यह है कि पाकिस्तान जो है वो उसका सिस्टम का फ्लॉ बना हुआ है और जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। आप अंदाजा करें कि कराची शहर को सबको पता है मसला है,
आज पानी आया है, हम 4-5 दिन चीखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और शरा रजा साहबा की तरह कोई और आएगा, जवाब दे के चला जाएगा, फरदौन नकवी साहब की तरह एहतजाज करके चले जाएंगे, एमक्यूएम एहतजाज। हम उसको सीरियसली उसको समझते, और सब समझते हैं। मैं एक सच्ची बात बताऊं, आप पीपल्स पार्टी किसी बंदे से मिल लें, आप एमक्यूएम वाले से मिल लें, बाकी से मिल लें, सब समझते हैं कि इसके मसले का हल क्या है। और बड़ा आसान हल है कि इसको एक मुकम्मल तौर पे एक स्टैंडर्डाइज यूनिट बना दीजिए। अब इन्होंने वर्ल्ड बैंक का इन्होंने जिक्र किया कि उसका प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, और वो उसका आप अंदाजा करें, मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। ये मेरे सामने खोल ली मैंने फौरन। 1953 के अंदर ये पानी की इंप्रूवमेंट का, सीवरेज का प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट किया गया है, और वर्ल्ड बैंक उनके अंदर आया। और वर्ल्ड बैंक की एक लाइन सुना देता हूं। ओवर द ईयर्स द डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव्ड इंक्रीजली डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द मैसेज। वो कहता है ये जो सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म की दुकानें खुल गई हुई हैं। अब पता है क्या मसला है, ये सारे ब्यूरोक्रेट जिसने बना लेना अपना वो जगह, वो अपने अथॉरिटी किसी तौर पे किसी को देना पसंद ही नहीं करता, खा वो सिंध गवर्नमेंट हो, खा वो इलाकाई गवर्नमेंट हो, खा वो ब्यूरोक्रेट ने कोई और चीज बनाई हो। कराची के साथ हो ये रहा है कि कराची के अंदर जितने भी लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं वो एक मिनी पाकिस्तान की तरह, यानी कोई किसी जगह पे इतने पश्तून नहीं है किसी शहर में जितने कराची के अंदर है, किसी एक बड़े शहर में इतने पंजाबी नहीं है जितने कराची के अंदर है, किसी एक बड़े शहर में उर्दू स्पीक, इवन किसी एक बड़े शहर में इतने सिंधी नहीं है जितने उसके अंदर है। लेकिन मसला सारा यह है कि इसको इस तरह तबाह बर्बाद किया गया है एथनिक पॉलिटिक्स के अंदर, बाकी चीजों के अंदर, कि उसकी कराची आप अंदाजा करें कि एक छोटा सा एक्ट पास नहीं हो सकता कि यार 2 साल के लिए 3 साल के नाम इमरजेंसी। मैंने कई दफा एक मिसाल आपके सामने रखी है कि 1113 के अंदर एक जमाने में जब वॉर ऑफ रोजेस खत्म हुई तो इंग्लैंड शहर जो था, लंदन शहर जो था, इसके अंदर माफिया आ गया, और इतना बड़ा माफिया आया कि वो उन्होंने 2 शहरों में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और मलका किंग एलिजाबेथ अव्वल से वो बता देते थे जी। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा भाई ये ठीक नहीं होता माफिया। उन्होंने कहा 2 साल के लिए सारे एमएनए, सारे सेनेटर, सबकी छुट्टी लंदन से बाहर, कोई यहाँ नहीं होगा, हम इसको 2 साल में ठीक करेंगे, बाद में इलेक्शन करते रहना। कराची का मसला एक कैंसरस किस्म की सूरत हाल बन गई हुई है, आपको इमरजेंसी एड्रेस करना पड़ेगा वरना ये बढ़ता जाएगा। आज हर रोज जिस शहर के अंदर कम से कम 30, 35, 40 हजार बंदा जो है ऐड होता हो, आप खुद सोचें उस शहर के अंदर क्या होगा और किस तरह की सूरत हाल बनेगी। और आप तो रिसोर्सेज को रोते रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, इसलिए कि रिसोर्सेज तो कभी पूरे नहीं होते, मैनेज किया जाता है। दुनिया में कोई एक मुल्क मुझे बता दें कि जिसने कहा हो, या कोई एक शहर बता दें कि मैं हमेशा वो थोड़ा बहुत खींच तान के उसको करते हैं और तब वो इकट्ठा करते हैं। असल मसला वही है कि सीरियस थिंकिंग नहीं है सर। ये मैं भी रोता रहूंगा, कल आप रोते रहेंगे, फिर नकवी साहब रोते, कल को और एमएनए आकर रोता रहेगा। सही है, लेकिन एक और चीज लाइन्स की जी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज जो शाहदार साहब लाइन जी सही है, मगर मुझे जो अभी नकवी साहब कह रहे थे, एक और प्रॉब्लम उससे समझ आता है कि जिसके पास इख्तियार है उसको लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसको लोगों ने वोट दिया है उसके पास इख्तियार नहीं है, ये एक और प्रॉब्लम है। नहीं देखें, बात ये कराची कोई अलग यूनिट तो नहीं है ना। सिंध का वोट जो है सिंध को एक टोटल उसमें देखें ना, पिक्चर में देखें कि सिंध का वोट पीपल्स पार्टी को मिला है जी। अगर कराची के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया या केएमसी का वोट एमक्यूएम को मिल गया तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि पीपल्स पार्टी की रेट ख़त्म हो गई है सूबे पर या कराची पर, या जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। मतलब ये तो सोच होनी नहीं चाहिए। कराची वो बदकिस्मत शहर है, मैं समझता हूँ कराची और कोयटा 2 शहर हैं जिनने जो एक मकाम पे थे वो नीचे आए हैं। सारी दुनिया में जो शहर थे वो तरक्की करते हैं, शहर तरक्की की अलामत होते हैं, लेकिन कराची और कोयटा वो शहर हैं, और कराची ख़ास तौर पर, जिन्होंने तरक्की का जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ, एक मकाम पे थे वो नीचे गए हैं ऊपर जाने के बजाय, या रुके भी नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, ये जब चाइना आज़ाद हुआ है तो उस वक्त शंघाई जो था वो 5 हिस्सों में तकसीम था। अमेरिकन्स वहाँ थे, यूरोपियंस वहाँ थे, इटालियंस वहाँ थे, चाइनीज़ वहाँ थे, अलग अलग इलाके बने हुए थे, और उसके बाद वो सारे ख़त्म हो गए।
85 में शंघाई से एक बहुत बड़ी टीम आई थी जिसने आके कराची का मुआयना किया, क्योंकि 82 या 3 में सिस्टर सिटी 3 में गालबन सिस्टर सिटी शंघाई को और कराची को करार दिया गया था, और वो आए थे देखने के लिए कराची की तरक्की को। और जब हम शंघाई में गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो माहिरीन कराची गए थे 85 में कोई 100 साल पहले के या 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, वो शहर की तरक्की देखकर हैरान रह गए थे। और ख़ास तौर पर ये स्टेट जो हबीब बैंक की बिल्डिंग है, इसको देख के वो पूछते थे कि ये आप लोगों ने ख़ुद बनाई है, ये अमेरिकन ने तो आपको बना के नहीं दी, यानी उनके लिए ये बिल्डिंग। अब शंघाई कहाँ चला गया और कराची कहाँ है? यानी वो शंघाई जो 1949 से पहले था, जहाँ तकसीम था शहर। शाह साहब कौन इसका जिम्मेदार हुआ? जिम्मेदार हमारी हुकूमतें हैं, हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं। 85 में जब वहाँ एथनिक सियासत बढ़ी है और सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ बढ़ी हैं, और एक शहर इग्नोर होना शुरू हुआ है। अब सूरत हाल आप बता रहे हैं कि पानी वहाँ मिल तो जाता है, बिकता है, लेकिन जो बिकता पानी है वो क्या इस्तेमाल के इंसानी पीने के काबिल होता है जो टैंकर्स में आता है? तो मतलब है बदकिस्मत ये है कि कराची जैसा पानी का मसला होना कोई इशू नहीं है, मसाइल होते हैं, लेकिन उसके हल के लिए अभी देखो आज का मसला तो नहीं है, हल के लिए कोई संजीदा कोशिश अभी तक हुई है या हो रही है, ये एक मसला है। पीपल्स पार्टी बरीउज़िमा नहीं हो सकती, विफाकी हुकूमत बरीउज़िमा नहीं हो सकती, पीटीआई बरीउज़िमा नहीं हो सकती, एमक्यूएम बरीउज़िमा नहीं हो सकती। एक ही हल है कि ये तीनों पार्टीज मिल बैठे ये तो जमीन पर मुमकिन नजर नहीं आता है। मिल नहीं, मतलब आखिर वो कराची के शहरियों का फर्ज बनता है कि वो खड़े हों, वो इनको मजबूर करें कि मिल बैठें, कोई मुत्तफ़िक़ अमल तैयार करें जिसमें लोगों को पानी भी मिले, सीवरेज का मसला भी हल हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर हो। ये अजीब तमाशा बना हुआ है कि हुकूमत किसी की है और उसके बाद इख्तियार किसी के पास है, वसाइल किसी के पास है। और कराची के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है लोड शेडिंग का मसला। और असद उमर साहब अभी कराची गए भी, उन्होंने एक मुआहिदा भी उन्होंने कहा हमारा हो गया है, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल हो भी रही है, और उसके बाद अभी जो बारिश हुई है उसके बाद तो चले एक जवाब मिल गया ना कि जी बारिश हो गई तो उसकी वजह से ये लोड शेडिंग हुई है, लेकिन अब ये कब बहाल हो पाती है कराची शहर की वो बिजली जो बारिश की वजह से मुनक़ता हुई है और बेशतर इलाकों में, इसका भी जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं नकवी साहब इसका से तो खास तौर पर इसका जवाब चाहूँगा, लेकिन शैला साहब आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? कि एक तो बारिश की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा होगा, वो तो एक अजाब है लोगों के लिए, लेकिन लोड शेडिंग एक दोहरा अजाब। अच्छा, मैं पहले दो बातों का जवाब दे दूं, क्योंकि सबने बड़ी तारीख बताई है, तो मैं भी अपनी जितनी मेरी नॉलेज है उसमें जरूर तारीख बताऊंगी। पहले बात तो फिरदौस शमीम नकवी साहब यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर सिंध जो है वो काम कर रहा है थर में। जरा उनकी वेबसाइट पे जाइए, 50% डिक्रीज डाउन हुआ है न्यूनेटल डेथ रेट, बच्चों का मरना। जबकि पेशावर में पीएमए के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए कि रोजाना 22 बच्चे और एक औरत मरती है माँ, और आप थर से मुकाबला करके देख लें। अच्छा, फिर थर में आपको ये भी बता दूं कि हमसे पहले ना फ्री गंदम का रिवाज था और ना किसी ने आरओ प्लांट का नाम सुना था। तो थर को आप छोड़ दे क्योंकि थर ने एक साल में 4305 मेगावाट बिजली पैदा करके 70 लाख लोगों को मुस्तफीद किया है, 10 लाख घरानों को ये बिजली गई है, और इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं है, ना पुरानी गवर्नमेंट का ना इस वाली का। अब जो है जरा थोड़ी सी सबने बात की तारीख की, तो मैं भी थोड़ी सी बात तारीख की कर लूं कि कहा गया कि पीपल्स पार्टी से उकता आ गए। इस दफा सबसे ज्यादा सीटें हमने पहले के मुकाबले में ली हैं, और ये जो बल्दियाती निजाम है ना 1980 से एक ही जमात के पास है, और उसी के सबसे ज्यादा एमएनए भी बनते थे और एमपीएस भी बनते थे, और डेवलपमेंट बजट भी इनको मिलता था, और लोकल गवर्नमेंट को इतने पैसे मिले कि जिंदगी में कभी नहीं मिले। इनके पास स्कूल था, इनके पास 41 बीएचयूज थे, प्राइमरी और सेकेंडरी और इंटर तक। बतौर सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से राय फरार इख्तियार कर सकते हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट जल्दी से कर रही हूं। कोई एक मॉडल स्कूल, कोई एक मॉडल कॉलेज, कोई एक यूसी, इनके पास। क्या आप तो ये कह रहे हैं ना कि जी ये शहरी हुकूमत नहीं, मैं वो बात कर रही हूँ जो ये कह रहे हैं ना कि जिनके पास इख्तियार हो। जब हम असदुल्ला साहब प्लीज आप मेरी बात में उसी तरह ना बोला करें जैसे दूसरों के दरमियान नहीं बोलते।
जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती तो MQM विफाक की सबसे बड़ी जमात होती है, अलाई होती है, इस वक्त भी है। मैं पूछती हूं कि क्या ये आवाज बुलंद नहीं कर सकते कि कराची के लिए जो जिन के ये अलाई होते हैं उनसे ये इजाफी बजट क्यों नहीं लेते? इन्फ्लक्स जो है कराची में रोज की बुनियाद पे बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि कराची को बर्बाद उन्होंने किया जिनके पास ये निजाम है और जिनको जो है मुशर्रफ के दौर में भी इतने पैसे दिए गए। आप इसमें से कुछ फीसद जिम्मेदारी कबूल करती हैं बतौर सिंध हुकूमत? शैला साहब, बतौर सिंध हुकूमत कुछ किसी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोकल गवर्नमेंट तो पंजाब में भी, मैं बात कर लूं, लोकल गवर्नमेंट तो पंजाब में PTI की भी है और KP में भी है, तो वहां पे तो हुकूमतें भी इनकी हैं। क्या इन्होंने झंडे गाड़ लिए? और दूसरी बात जो है जी, एक बात शैला साहबा, ये जो आप बात करें ना MQM की, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि MQM ने बर्बाद किया है इस शहर को, सिर्फ इस हवाले से नहीं, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, बल्कि उसने जो एक लिसानी नफरत पैदा की, दहशतगर्दी की, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब 12 साल से आपकी हुकूमत है सिंध में और वो इत्तेहादी माजी में आपके रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी कितनी है उसको भी तो महसूस कीजिए ना। आपकी बात इससे मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी बताई थी इरशाद साहब, मैंने अपनी जिम्मेदारी बताई थी, आपने सुना नहीं। 17 बड़े प्रोजेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पूरे किए हैं। मैंने अपनी जिम्मेदारी बताई थी कि हेल्थ में सबसे ज्यादा काम किया है, हायर एजुकेशन में और एजुकेशन पे सबसे ज्यादा काम किया है। के इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड है, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे वजीर आला ने कहा है, ये मैं इसीलिए हर चीज साथ रख के बैठती हूँ कि मैं कुछ गलत ना कह दूं। के इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड है उसमें सूबाई कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो मुझे ये सिर्फ बताया जाए कि आप जो है जब ये सारी बातें हम सब कर रहे हैं तो इतने बड़े शहर में हम सिर्फ ये काम तो पूरा कर सकते हैं कि हमने अपने रेवेन्यू का टारगेट पूरा कर लिया, जो कि सूबाई हुकूमत का अभी भी 900 बिलियन का शॉर्टफॉल है। क्या हमारे यहाँ कोविड नहीं आया? हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। तो ये के इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड है उसमें सूबाई रिप्रेजेंटेशन तक नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा नकवी साहब, आपके के बाद होना चाहिए। हैं आपके शहर से मुंतखब होने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उन्होंने ट्वीट की, एतराफ़ किया, और वो मैं दिखा भी देता हूँ अगर दिखा सकें, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कराची शहर का एक बेबस नुमाइंदा हूँ और वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपने भी कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इसी किस्म का इजहार किया कि इख्तियार हमारे पास नहीं है। आपने भी कहा इख्तियार मेरे पास नहीं है, लेकिन एतराफ़ सिर्फ जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कर रहे हैं और इस्तीफ़ा वो देना चाह रहे हैं। ये आमिर लियाकत साहब की बात से आप इत्तफाक करते हैं कि आप और बाकी सब लोग और आमिर लियाकत हुसैन साहब बेबस नुमाइंदे हैं कराची शहर के? नहीं जी, मैं आमिर की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बाइख्तियार नहीं हूँ और बेबस होने में दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आपको मैं वैसे जो सवाल आपने मुझसे के इलेक्ट्रिक का था उसका जवाब दूं, शैला का जवाब दूं, या ये बताऊं कि मैं किस तरीके से इस मसले को देखता हूं? वो आपके जैसा कहेंगे मैं उसके पे चलूंगा जी। तीनों बातों का जवाब दूं या तीनों का? अच्छा जी, तीनों। पहले शुरू करता हूं के इलेक्ट्रिक से। के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल, थोड़ी तारीख और उसके बाद हाल दोनों दूंगा तो आपको, और तेजी से दूंगा कि 2009 के अंदर एक ऐसे ग्रुप को यह दी गई जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाता था, जिसका काम यह है कि वो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स लेता है, उसके ऊपर थूक पॉलिश करता है, उसकी कीमत बढ़ाता है और उसके बाद बेच के चला जाता है। वो अबराज ग्रुप था, उसने एसेट लिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती 2016 में PMLN की हुकूमत थी, जो शेयर ₹1.60 का लिया था वो ₹12 में बेच के शंघाई इलेक्ट्रिक को जाने की कोशिश की और वो मसला वहां अटका हुआ है। इस वक्त की सूरत हाल ये कि कराची शहर में खुद के इलेक्ट्रिक की जो जनरेशन कैपेसिटी है, जो वो नेशनल ग्रिड से लेता है और जो प्राइवेट सेक्टर से लेता है, वो टोटल 3100 है। और कराची इलेक्ट्रिक जो है मोनोपोली है। जिस शहर को किसी मोनोपोली के हवाले कर दिया जाएगा वो उसके साथ जो हशर चाहे कर सकता है। कराची की इस वक्त मेरे लिहाज से जो जरूरत है, के इलेक्ट्रिक खुद अपनी जबान से कहती है 3500, जबकि इंडस्ट्री भी बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, कमर्शियल सेंटर बंद है। मेरे लिहाज से 3700 मेगावाट की रोजाना की जरूरत है, 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। आप उल्टे लटक जाएं, कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए,
जी। 3100 मेगावाट में इजाफा सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि जाके करंगी क्रीक के अंदर एक रेंटल पावर की बार्ज प्लांट लाया जाए और वहां जाके एक लगा दिया जाए, तो वो 200-300 मेगावाट एडिशनल आ सकता है। उसके अलावा एडिशनल हाँ, मगर आपने वादा किया ना गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, और वो हो रही है। जी, मैं तो आपको एग्जैक्ट ग्राउंड की सूरत हाल जैसे मैं देखता हूं वो बयान कर रहा हूं। सूरत हाल ये कि क्या किया आके, जैसे ही आए कि इलेक्ट्रिक को 2 पावर प्लांट लगाने की इजाजत दी, जो कि पहला पावर प्लांट अप्रैल 2021 में आएगा, दूसरा अगस्त 2021 में आएगा। क्योंकि नेशनल ग्रिड से नवाज शरीफ की हुकूमत ने बिजली देने से इनकार कर दिया। एक्चुअली 700 मेगावाट जो देते थे वो वापस लेने की भी बात की। हमने आने के बाद इसके अंदर 1400 मेगावाट की इजाजत दी कि नेशनल ग्रिड से आप 1400 मेगावाट बिजली और ले लीजिए। सही है। लेकिन अच्छा, वक्त कम रह गया सर, अगर आपने बाकी भी दोनों बातों का जवाब देना तो जी, अब ये बिजली की सूरत हाल जाके स्टेबलाइज हो सकती है 2023 से, उससे पहले नहीं होगी। जहां तक ताल्लुक है जो बात कर रहे थे, देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं, जो बात आपको पानी की, शहर कराची 2 करोड़ लोगों का शहर है कम से कम। 30 गैलन योमिया अगर आप सिर्फ शहर के आबादी की पानी के 600 मिलियन गैलन पानी है। 600 मिलियन गैलन पानी वो है, इंडस्ट्री का पानी, म्युनिसिपल पर्पसेस के लिए पानी, ये सब मिलाते हैं तो 1000 मिलियन गैलन। कराची के पानी आने के 2 सोर्सेज हैं, एक हब डैम है और एक किंजर लेक है, और एक अगर आप कह लें वो जो जमीन से पानी डमलोटी वेल्स है। इन तीनों की मिकदार जो आ रही है वो 450 आ रही है। अब वो 450 के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का निजाम यह है कि 40% शहर कराची ऐसा है जिसके अंदर पाइप ही नहीं डला हुआ कि नल के जरिए पानी आ सके। वो अगर डला था किसी जमाने में तो वो बोसीदा होकर खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है वो जमीन में। नहीं है, जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है वहां सिस्टम नहीं है, सिस्टम ही नहीं डाला कराची वाटर सीवरेज बोर्ड ने। अब 40% शहर के लोगों को, यानी एक 70 से 80 लाख की आबादी को पानी पहुंचाने का चलिए बिल्कुल सही है। ये तो आप एक और तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे पास हो गया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन एरियाज को अभी मैंने कुछ अर्सा पहले जाकर विजिट किया और वहां पे प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर आज से 50 साल पहले अगर कोई लाइन डाली गई थी तो वो बोसीदा होकर खत्म हो चुकी है। वहां पानी आता है और गलियों में बह जाता है, पानी भी जाया हो रहा है और हुकूमत को कुछ अंदाजा नहीं है कितना कीमती पानी जाया हो रहा है। ये कराची के बड़े गंभीर मसाइल हैं, लेकिन मसला यह है कि ऑनरशिप नहीं है। कोई एक जमात भी अपने पूरी अथॉरिटी के साथ कराची के मसाइल को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, या उसके पास इख्तियार नहीं है, या वो करना नहीं चाहती। बहरहाल कराची के अवाम सफ़र कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।